तो लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सदिश यानी वेक्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश किए हैं कि पहले क्या वेक्टर क्या है, सदिश क्या है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, सदिश मतलब कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम सदिश कहते हैं। या दूसरे तरह से मैथमेटिकल टाइप से यदि हम इसकी बात करें तो जो एक निर्देशित रेखाखंड होता है यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अर्थात ए से बी की ओर यदि हम जा रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा है ए बी को सदिश के रूप में निरूपित करने के लिए ए से बी की ओर जा रहा है, तो ये ए बी आपका हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर यदि हम एरो का यानी तीर का चिन्ह लगा दे, तीर शीर्ष लगा दे, तो वो आपका सदिश हो जाता है। जैसे ए पर हम एरो लगा दिया तो आपका ये सदिश हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहां पर एक उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन भी एक तरह से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, क्योंकि विस्थापन में हम लोग एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते हैं। यानी जो निश्चित बिंदु हो गया वो प्रारंभिक यानी इनिशियल बिंदु हो गया, और जहां पर अंतिम बिंदु, जहां बिंदु समाप्त होती है, वो आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो जब हम लोग ए से बी की ओर जाएंगे तो हमारा विस्थापन की बात होगी कि ये हमारा विस्थापन हो गया ए बी। ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरह काम करता है। यानी जितने भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा वो सब का सब सदिश होगा। इसलिए सदिश के उदाहरण में हम लोग विस्थापन लेते हैं, वेग लेते हैं, त्वरण लेते हैं, बल लेते हैं, संवेग, बलागुण और भी आगे की बातें हैं। आप इस बात को देखेंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी एक विस्थापन है। वेग में क्या होता है? वेग परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी वेग में भी विस्थापन है। त्वरण क्या है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण में वेग है और वेग में विस्थापन है, इसलिए तीनों के तीनों आपको क्या हो जाएंगे? संवेग, ये आपका होगा सदिश होगा। बल, आपका बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल भी आपका सदिश होता है, क्योंकि बल जब भी होगा एक निश्चित डायरेक्शन में ही लगाया जाएगा, यानी डायरेक्शन निश्चित होगा और कितनी मात्रा में आप इनफोर्स कर रहे हैं, कितनी मात्रा में आप बल लगा रहे हैं, वो आपका बल होगा। संवेग भी हमेशा, जैसा कि वेग से बना हुआ है संवेग, ठीक है, तो वेग, बलागुण, ये सब आपका सदिश राशि उदाहरण है। जबकि अदिश राशि क्या है भाई? तो अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होते हैं। जैसे सदिश में परिमाण और दिशा होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। जैसे टाइम, समय 5 सेकंड, दूरी 5 मीटर, चाल, स्पीड, ठीक है, आपका वेग हमेशा निश्चित दिशा में होगा, जबकि वहीं स्पीड जो होगा आपका अलग दिशा में होगा, माने किसी भी दिशा में हो सकता है। स्पीड यानी चाल का कोई निश्चित निर्भर नहीं करता है कि किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो चाल में डायरेक्शन आपका अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, इसलिए चाल भी आपका क्या होगा? अदिश राशि होगा। और भी आपका अदिश का उदाहरण है वर्क, कार्य जिसको कहते हैं, कार्य बल गुने विस्थापन, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा विभेद है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य यानी अदिश राशि लेते हैं। क्यों होगा, आगे भी इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ जान लेना है कि कार्य आपका एक अदिश राशि है।
अगला हमारा है, अब इसी में हम थोड़ा सा रुकते हैं कि सदिश राशि को बारे में तो आपने पढ़ लिया कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा होती है। बिना डायरेक्शन के आप सदिश राशि नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन आता है कि यदि a बराबर 3i + 4j + 5k हो तो उसका परिमाण या मॉड a ज्ञात है। तो ये ज्ञात करने का तरीका यही है कि i के जो कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट है 5 का स्क्वायर करके रूट लगा लेंगे और आप देख रहे हैं 9 + 16 + 25 ये टोटल √50 हो गया। √50 का मतलब कि 5√2 हो गया। अर्थात यहां पे समझ लिया जाए कि यदि कोई वेक्टर आपका ai + bj + ck हो तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, रूट लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर कर देंगे तो वो उसका परिमाण हो जाएगा। तो इस तरह से परिमाण निकालने के लिए आपकी बात आती है। एक चीज और यहाँ पर आप लोग नोट किए रहिएगा, परिमाण का मतलब हो गया कि जैसे आप जितने भी आप यूनिट वेक्टर लेते हैं, हम टाइप ऑफ वेक्टर में हम आएंगे, यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात होगी कि यूनिट वेक्टर क्या है, आई का मापांक कितना होगा, उसका परिमाण क्या होगा, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन ये जान लीजिएगा जहां पर परिमाण निकालना है वहां पर मॉड का ही प्रयोग करना है। अब मॉड का मतलब होता है कि उस राशि का स्क्वायर करके रूट लगाओ, ठीक है। यदि एक राशि है तो एक का स्क्वायर करके रूट लगाएंगे, यदि 3 है तो तीनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देंगे तो हमारा परिमाण आ जाएगा। अगला है सदिश राशि के प्रकार की बात हम करने जा रहे हैं। सदिश राशि कितने प्रकार की होती है? तो नाम से ही स्पष्ट है, पहला हमारा प्रकार है शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण शून्य हो। परिमाण 0 हो जाएगा, इसका मतलब शून्य हो गया, यानी जिसका आदि एवं अंत एक हो, उसको जैसे ए है बी भी है, इसका आदि और अंत एक ही पॉइंट पे है, इसका परिमाण 0 होगा, यानी शून्य सदिश है। इकाई मात्रक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है। इकाई मींस एक होता है, यानी यूनिट मींस एक। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसके इकाई सदिश कहते हैं। और इकाई सदिश को निरूपित करने का तरीका है उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दिया, एक कैप से निरूपित किया जाता है। या एक कैप बराबर वेक्टर a अपॉन मॉड a होता है। यह आपका फॉर्मूला है किसी भी इकाई सदिश को ज्ञात करने का। आपसे पूछा जाएगा कि मॉड i का मान क्या होगा, मॉड j का मान, मॉड k का मान, तो 1 होगा, क्योंकि i j k आपका अपने आप में एक इकाई सदिश होता है और इकाई सदिश का मापांक ऑलवेज 1 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे यदि a = i + 2j + 3k हो तो a का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पर पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। एक कैप बराबर वेक्टर a अपॉन मॉड a। तो यहाँ पर एक कैप = वेक्टर a अपॉन मॉड a लिखा, a का मान रख दिया वेक्टर का, फिर उसका मॉड की बात किया। मॉड निकालने का तरीका क्या है? तो i के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 का स्क्वायर, j के साथ 2 मल्टीप्लाई तो 2 का स्क्वायर, k के साथ 3 मल्टीप्लाई तो 3 का स्क्वायर और रूट लगा के सबको जोड़ दिया गया। ये आपका √14 आ गया। ये हमारा इकाई सदिश हो गया। आगे की उसमें सदिशों के प्रकार में अगला हमारा है समांतर एवं संरेख सदिश। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। समांतर सिद्ध करने के लिए आता है या संरेख यानी कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। तो एक बात दिमाग में रखिए, जब दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे ये दोनों अंगुलियां पैरेलल है तो ये आपकी समांतर कहलाएगी। लेकिन संरेख में जब एक अंगुली पर दूसरी अंगुली हमारी जुड़ गई तो ये मतलब कि जब 3 बिंदुएं एक ही लाइन में हो जाए उसको हम लोग संरेख कहते हैं। तो संरेख के लिए जरूरी है ये है कि 3 बिंदु हो जिसमें से एक बिंदु कॉमन हो, जैसे A B C ये 3 है
जिसमें बी तीनों में क्या है, कॉमन है, इसको हम लोग संरेख मानते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के दृष्टि में जितनी भी लाइनें होती हैं, जितनी भी रेखाएं होती हैं, वे अपने आप की समांतर होगी। मतलब यहां पर AC अपने आप की समांतर है, यहां पर AB समांतर है AC के, या BC समांतर है AC के, तो समांतर और संरेख जो होगा दोनों लगभग एक होगा। केवल एक पॉइंट जहां निरूपित करने की जब बात आती है तो संरेख में एक कॉमन दिखाते हैं और समांतर में हम लोग दो अलग अलग शीर्ष होता है, दो अलग अलग लाइन होती है। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि यदि AB तथा CD, जैसे देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है, AB तथा CD, AB और CD में कोई कॉमन नहीं, दो अलग अलग लाइन है। समांतर सदिश हो तो AB KCD, K का मतलब होता है यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा। दो समांतरों का संबंध जो होगा इस तरह से होगा कि उनके AB कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट मतलब कि 1 2 3 4 5 कुछ भी कर दीजिए, और या -1 -2 1/3, ये कोई भी K की वैल्यू ले सकता है, अर्थात K का मान कोई वास्तविक संख्या होगा। यदि समांतर होगा तो उनको निरूपित करने का तरीका होगा AB KCD। जैसे यहाँ पर हमारे एक उदाहरण की बात कर रहे थे कि A I + 3j + 5k तथा B 3i + 9j + 15k हो, तो A तथा B में समांतर या संरेख का संबंध होगा। क्यों होगा भाई? तो मैं यहाँ पर B लिखा 3i + 9j + 15k, ठीक है। मैं देख रहे हैं कि इसमें से 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन कर दिया, कॉमन करने को हमें मिला I + 3j + 5k, और ये आप देख लीजिए, इसको हम A कहते हैं, यानी A बराबर I + 3j + 5k। यहाँ पर A की वैल्यू रख दिया गया, अर्थात आपको क्या मिल गया, वेक्टर B मिल गया 3a, यानी AB जैसे हम कहते थे KCD, उसी तरह का B मिल गया 3a। तो ये आपका हो गया समांतर या संरेख की बात हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे एक और दूसरे तरह से समझे। संरेख के लिए हमने कहा कि 3 बिंदु होगी, तीनों बिंदु एक ही लाइन में होगी, एक ही लाइन में होगी तो संरेख होगी। इनमें संबंध क्या होगा, तो वही समांतर वाला ही संबंध होगा। जैसे AB आप λBC निकाल दो, या AC λAB सिद्ध कर दो, या AC λBC प्रूफ कर देने पर हम कह सकते हैं कि ये आपका संरेख होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करें कि I + 2j + 3k सदिश I/2 + j + 3/2 के समांतर या संरेख है। तो बस बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं वेक्टर A लिया I + 2j + 3k, और ये B इतना है। मैं वेक्टर A में से 2 कॉमन कर रहे हैं, यानी इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो देखिए I/2 होगा, ये 2j था तो j हो जाएगा, ये 3k था तो 3/2 हो जाएगा। और इतना को हम B से निरूपित कर दें तो A आपका 2b हो गया, अतः A 2b एक समांतर या संरेख दोनों की बात करेगा। यदि आपको यदि समांतर कहेगा सिद्ध करें तो समांतर लिख दीजिएगा, यदि कहेगा कि संरेख सिद्ध कीजिए तो कह दीजिए कि A और B एक दूसरे के संरेख हैं, क्योंकि AB 2b आ गया। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों को बनाइएगा, जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी होता है। अगला हमारा सदिश के प्रकार में समदिश, जिसको लाइक, और विपरीत दिश चाहे असमदिश जिसको कहते हैं। तो इस तरह का मतलब अगर जो एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में स्थित सदिश समदिश तथा विपरीत दिशा में स्थित सदिश असमदिश अनलाइक कहलाता है। जैसे AB और CD एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये आपको कहला जाएंगे AB और CD हमारा PQ और RS यहाँ पर समदिश है, और AB ये थोड़ा सा हम डायरेक्शन बदल देते हैं, AB तथा DC जब कर देंगे तो ये विपरीत दिश हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन
PQ तथा RS एक डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, P से Q उसी डायरेक्शन में RS भी जा रहा है, इसको लाइक सदिश हो जाएगा। ऋणात्मक सदिश कैसे हम लोग लिखते हैं, तो जैसे किसी का ऋणात्मक लिखना हो तो उसका डायरेक्शन बदल दिया जाए। जैसे AB है तो AB का डायरेक्शन B से A हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। PQ का ऋणात्मक सदिश लिखना है तो माइनस QP कर दीजिए। RS का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, माइनस SR होगा। एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि AB का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, बिल्कुल साधारण सी बात है, माइनस आगे लगाइएगा और डायरेक्शन दिखा दीजिएगा B से A। अगला हमारा है पोजीशन वेक्टर, काफी महत्वपूर्ण चीज है। पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी सदिश का एक बिंदु होता है, उस बिंदु से कितनी दूरी पर गया है, उसकी स्थिति क्या है, वो उसका पोजीशन बताता है। जैसे हम लोग स्टेशन पर जाते हैं, पूछते हैं कि गाड़ी का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर आरा स्टेशन से गाड़ी का पोजीशन मालूम चलता है कि आरा स्टेशन से गाड़ी पटना है यानी 50 किलोमीटर पूर्व में है, आरा स्टेशन से गाड़ी बक्सर में है यानी 55 किलोमीटर पश्चिम में। तो डायरेक्शन की बात होगी, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो जब भी पोजीशन वेक्टर की बात होगी वो हमेशा मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, और मूल बिंदु जो आप मान लीजिए, जैसे हम आरा को मान लिए, आरा मूल बिंदु हो गया, अब आरा से डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा। तो A, B तथा C का स्थिति सदिश को हम लोग OA, OB और OC से निरूपित करते हैं। यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका पोजीशन वेक्टर।